नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। क्या बीजेपी के मिशन 29 में छिंदवाड़ा सीट स्पीड ब्रेकर अब भी बनी हुई है? क्या आए दिन छिंदवाड़ा में तकरीबन पूरी सरकार के कैंप करने और कमलनाथ के करीबियों को बीजेपी में शामिल कराए जाने के बाद भी वो बात नहीं बन पाई जिसकी बीजेपी उम्मीद कर रही थी? अब इसी कयास को दूसरे दल यानी कांग्रेस की तरफ लेकर चलते हैं। क्या कमलनाथ ने शुरुआती दिनों में बीजेपी के प्रति जो आत्मीयता वाले संकेत दिए थे और अपना प्रेम झलकाया था, वो बड़ी गलती थी क्या वे अपनी पार्टी और लोकल नेताओं के बीच अकेले पड़ गए? तकरीबन 40 साल से उस इलाके में सियासत करने वाले कमलनाथ को क्यों अपने शुरुआती दिनों की याद दिलाना पड़ रही है? क्यों उनके बेहद करीबी जिनकी सियासी वल्दिया थी, केयर ऑफ कमलनाथ थी, वो उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं? आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक हफ्ते में दूसरी बार छिंदवाड़ा में हैं। पिछली बार उनके साथ उनके कद्दावर मंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी थे। तब कमलनाथ के करीबी पूर्व मंत्री पर उन्होंने दीपक सक्सेना के घर पर उन्होंने जलपान किया, मालाएं भी पहनाई, लेकिन अब तक दीपक न इधर के दिख रहे न उधर के। खैर, आज भी मुख्यमंत्री वहां के भाजपाइयों से ज्यादा कांग्रेसियों पर सूक्ष्म नजर रखेंगे। आज सुबह ही उन्होंने छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम आहाके सहित कई और कांग्रेसियों को अपने निवास में भगवा दुपट्टा ओढ़ाकर बीजेपी में शामिल करवाया। आज और कल भी जाहिर है कि लिस्ट और लंबी हो सकती है। सवाल यही है कि बीजेपी के फोकस में सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा क्यों है? क्यों सरकार को एक तरह से वहां कैंप करना पड़ रहा है? क्या कमलनाथ अब भी वैसे कमजोर नहीं हो पाए जैसी बीजेपी को उम्मीद थी? सवाल यह भी कि अकेले से दिख रहे कमलनाथ और उनका परिवार क्या भावुक अपीलों के दम पर अपने किले को बचा पाएगा? क्या बीजेपी को बाकी की 28 सीटों का इत्मीनान पूरा है? यह इसलिए क्योंकि एक बड़े कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह भी राजगढ़ से मैदान में है, लेकिन वहां उनकी वैसी घेराबंदी तो नहीं हो रही जैसी कमलनाथ की हो रही है। सवाल दिग्विजय सिंह के उस बयान का भी जिसमें वे फिर ईवीएम का बहुत राग अलाप रहे। तो ऐसे बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, तो आज एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा में हैं। रात्रि विश्राम भी वहीं पर करेंगे। एक बार फिर यानी एक सप्ताह में उनका दूसरा दौरा। आज सुबह ही उन्होंने छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम आहाके को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। पिछले दिनों जब वे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ छिंदवाड़ा गए थे, तब उन्होंने कमलनाथ के बेहद करीबी दीपक सक्सेना के घर पर जलपान किया था। फूल मालाओं को पहनाने के दौर चले थे। दीपक हालांकि अभी तक बीजेपी में शामिल नहीं हुए। यूं तो वे कमलनाथ के साथ भी वैसे खुलकर नहीं हैं जैसे कभी होते थे। ये बताता है कि बीजेपी के लिए मिशन 29 कितना जरूरी है और क्यों उस लक्ष्य में छिंदवाड़ा सीट ब्रेकर सी बनी हुई है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने बहुत गड़बड़ की है और कल नकुलनाथ जी ने अपमान किया था आदिवासी अंचल का और गौंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश जनसभ ने बेईमान गद्दार आदिवासियों को किसी शब्द बोलना है तो शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहाँ आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में हो जाएंगे। कमलनाथ विधानसभा चुनाव के वक्त से ही एक बात सस्वर उच्चारित करते रहे कि हमारा मुकाबला बीजेपी के नेताओं से नहीं, उनके संगठन से। बीजेपी संगठन ने अब तक एक एमएलए, एक मेयर सहित उनके सैकड़ों करीबियों को जैसे अपने कब्जे में किया है। कमलनाथ जानते हैं कि इस बार का मुकाबला और कठिन हो जाएगा। यही वजह है कि उनके सांसद बेटे नकुलनाथ अपनी हर सभा में यही दोहरा रहे हैं कि छिंदवाड़ा में जो भी हुआ है वो किसने किया है और आगे भी कौन करेगा। नकुल जनता से भावुक अपील करते वक्त कोविड के दौर की बातें भी याद दिला रहे हैं। नकुल और कमलनाथ दोनों के लिए इस बार चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं और उससे पार पाना उनके लिए बहुत आसान तो नहीं होगा। भाजपा के प्रत्याशी आपके सामने आएंगे और कहेंगे कि 40 साल आपने वहां वोट दिया है, इस बार यहां वोट देके देखिए। आप एक ही बात पूछना, हमारे पास तो 40 साल का रिकॉर्ड है। मेडिकल कॉलेज है, 6,500 किलोमीटर की सड़कें हैं, 2 नेशनल हाईवे हैं, मेडिकल कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी है। ये हमारा रिकॉर्ड है। आप जरूर उनसे उनका रिकॉर्ड पूछना।
कोरोना काल में आप कहाँ थे? कोरोना काल में अगर हमारे साथ कोई था तो केवल नाथ परिवार था, क्योंकि पूरे भारत देश में छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला था जहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, इंजेक्शन की कमी नहीं थी और टैबलेट की कमी नहीं थी। बीजेपी जितनी सक्रिय छिंदवाड़ा में है उतनी प्रदेश के दूसरे हिस्सों में नहीं है। बीजेपी उस पहचान को ही खंडित करना चाहती है जो छिंदवाड़ा और कमलनाथ को अब तक एक दूसरे का पूरक बनाती थी। कमलनाथ इस लड़ाई में बीजेपी के सामने लगभग अकेले पड़ गए हैं। उनकी निष्ठा एक वक्त उनकी पार्टी के सामने भी संदिग्ध हो गई थी और बाद में कई साथी भी साथ छोड़ गए। इस आमने सामने की भिड़ंत में जीतेगा कौन, इसके लिए करिए लोकसभा चुनाव के नतीजों तक का इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो सबसे पहले उन मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करा दूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है फिरोज सिद्दीकी, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत फिरोज जी का। दूसरे मेहमान है मंजरी जैन, बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। मंजरी जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान है पवन देवलिया, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। पवन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे मंजरी जी से। मंजरी जी, लगभग डेली हम देख रहे हैं, अव्वल तो बड़ी बात यह है कि एक सप्ताह में 2 बार सीएम जा रहे हैं, नाइट हॉल्ट भी कर रहे हैं वहाँ पे, और डेली कोई ना कोई वहाँ का एक एक विकेट आप गिरा के अपने पाले में लाते जा रहे हो। तो छिंदवाड़ा अभी तक आपको ये इत्मीनान नहीं करा पाया क्या कि वहाँ कमलनाथ कमजोर हो रहे हैं? सबसे पहली बात तो कोई भी सीट को हम ऐसे हल्के में नहीं लेते हैं, चाहे वो भोपाल हो, विदिशा हो, राजगढ़ हो, कोई भी लोकसभा क्षेत्र को हम लोग हल्के में नहीं लेते। कोई भी चुनाव हो उसको हल्के में नहीं लेते हैं। तो हर लोकसभा सीट का जो है एक अलग रणनीति है और उस रणनीति के तहत ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता लगे हुए हैं। जिसको जो जवाबदारी दी गई है वो उस पर अपना काम कर रहा है। तो निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा भी हमारे उसमें है। हम 2014 में 27 सीटें जीते, 2019 में 28 सीटें जीते हैं, और जैसा कि हमारा मिशन है कि इस बार हमें 29 की 29 सीटें जीतना है, तो हमारी रणनीति वैसी है। और हमारे वरिष्ठ नेतागणों का मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को मिलता है। कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण है। एक एक कार्यकर्ता अपने परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ बूथ लेवल पर, पन्ना लेवल पर तैनात है और वो अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री की तरफ ले जाएंगे। और 29 की 29 कमलों की 29 की 29 फिरोज जी को इन कर लेते हैं। फिरोज जी, अकेले से पढ़ते दिख रहे हैं कमलनाथ जी, मतलब रोज आपके यहाँ का एक विकेट। वही सवाल थोड़ा सा उसका तर्जुमा बदल के आपकी तरफ लाता हूं कि रोज एक विकेट डाउन हो रहा है भैया आपका, वहां तो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल अकेले से पढ़ते जा रहे हैं कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी। कमलनाथ जी कभी वहां अकेले नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उनका व्यक्तिगत जुड़ाव जनता के साथ। अभी जो नकुलनाथ जी बोल रहे थे आपके पैकेज में, मैं सुन रहा था उनका भाषण, उन्होंने कहा ना कि पूरे देश में ऐसा कोई बताओ जो पूरे छिंदवाड़ा में कोई जिस आदमी को रेमडेसिविर ना मिला हो, हॉस्पिटल बेड ना मिला हो, एम्बुलेंस नहीं मिली हो, दवाई ना मिली हो। बोले सब इंतजाम हम लोगों ने करके दिया, और एक एक आदमी को जोड़ा। सीधा उनके बंगले पे फोन लगाइए, गांव का नाम बताइए कि ये आदमी है, ये बीमार है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, उन्होंने उसको मुहैया कराई। जब किसी नेता का इतना सीधा जुड़ाव होता है और 42 साल का उनका जुड़ाव है लोगों से, तो कोई मायने नहीं रखता कौन विधायक छोड़ के। ये सारे विधायक, वहां का मेयर, ये सब कमलनाथ जी की जो पॉपुलैरिटी थी, जो कमलनाथ जी का जो आह्वान करते थे वो लोगों से कि इसको जिताओ, तो लोग जिता देते थे। अब ये अगर चले जाएंगे तो ये अपनी खुद ही राजनीतिक जीवन, जो अपनी राजनीतिक आत्महत्या कर रहे हैं, ये खुद ही चले जाएं। कमलनाथ जी जो है पहले जनता से सीधा जुड़ाव था, इसलिए वो वोट मांगते थे। आज भी वो सीधा जुड़ाव है, इसलिए वोट मांग रहे हैं। और जब ये भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए कि 9 बार कमलनाथ जी और 1 बार उनका बेटा, 10 बार अगर कोई सांसद बना है वहां से, तो ये हंसी मजाक नहीं है। ठीक है। और ऐसी कौन सी योजना है, नहीं और है, ऐसी कौन सा चीज है। आऊंगा फिरोज भाई, बहुत वक्त है अभी, तो पहले ही सवाल है। तीसरे मेहमान को इन करूंगा, पवन देवलिया। पवन जी, कैसे देखते हैं आप इनके प्रयास, उनके प्रयास, और दूसरी बात यह है कि जो रोज एक विकेट डाउन हो रहा है, यही सवाल मैं आपसे भी करूंगा। तो ये क्या है इसके पीछे वजह? इतने करीबी जिनकी सियासी वल्दियत मैं कहता हूं कि अगर केयर ऑफ कमलनाथ रही है, वो सब जा रहे हैं, तो इसे कैसे परिभाषित करते हो आप?
देखिए प्रवीण जी, कमलनाथ जो है वो छिंदवाड़ा के नेता थे। ये कमलनाथ जी ने इस चुनाव में हमें लगता है कि बता दिया, जबकि मध्य प्रदेश के जो कांग्रेसी हैं वो उनको मध्य प्रदेश के या देश के बड़े नेता के रूप में देखते हैं। जहाँ तक जो छिंदवाड़ा के लोग जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि नकुलनाथ भी आके वहाँ सांसद बनेंगे। अब आगे की संभावनाएं यहाँ खत्म हो रही हैं लोगों की कि कमलनाथ को उत्तराधिकारी नकुलनाथ जी होंगे, फिर नकुलनाथ जी के आगे चेन चलेगी। तो मुझे लगता है कि अब नाथ परिवार के प्रति छिंदवाड़ा में जो अविश्वास का संकट पैदा हुआ है, उससे लगातार जो काफ़ी वजनदार, जैसे आपने कहा कि जिनकी राजनीतिक बल्दियत के रूप में कमलनाथ जी हैं, वो सारे लोग अब भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा रहे हैं। और ये चुनाव करो या मरो का चुनाव है। मुझे लगता है कि या तो कमलनाथ जी वहाँ अब छिंदवाड़ा में रह पाएंगे या इस चुनाव के बाद वो छिंदवाड़ा छोड़कर चले जाएंगे। कारण यह है कि छिंदवाड़ा में उनका कोई अपना पैतृक वो नहीं है, जन्मभूमि नहीं है। उनने उसको कर्मभूमि बनाया था, और कर्मभूमि में भी वो 6 महीने में, साल भर में, 8 महीने में आते थे। और जो लोग आज वर्तमान में उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं, ये सारे लोग उनके बूथ मैनेजमेंट की व्यवस्था करते थे, ये उनको जिताने की व्यवस्था करते थे, हर रणनीति में वो सहभागी होते थे। अब ऐसी परिस्थितियों में जब वो सब सारे लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कमलनाथ के कैंप में खलबली है। उनकी निष्ठाएं भी स्वयं संदिग्ध हो गई थी बीच में, जैसा कि आपने बताया, और खबरें भी बीच में आई थी कि वो लगातार संपर्क में थे। तो जब उनके समर्थकों में ये मैसेज चला गया, और तगड़ा मैसेज चला गया कि साहब कमलनाथ जी को शायद भारतीय जनता पार्टी ने वो भाव नहीं दिए, इसलिए कमलनाथ जी की मजबूरी है कि अब कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ें। अब एक और पिन पॉइंट बात करेंगे, जब कमलनाथ जी की ये खबरें उड़ी कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तब उनके समर्थकों ने उनसे संपर्क किया। जो भी उनके समर्थक थे, कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि कमलनाथ जी ने कहा है कि जैसा आपको करना है वैसा आप निर्णय लें। इसका मतलब ये था कि कमलनाथ जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे, तभी तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जो संदिग्ध हो, जवाब आपने आपको खड़ा कर दिया। जब कमलनाथ जी की आस्था निष्ठा जब कांग्रेस के प्रति संदिग्ध हो गई, घोषित हो गई, तो फिर उनके लोगों का छोड़कर जाना तो मूल स्वाभाविक बनता है। एक बार मंत्री जी को इन करते हैं सर, मंत्री जी को इन करते हैं जी। मंत्री जी, एक बात उन्होंने आज कही कि आप लोग जो है वो छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि को रणभूमि बना देना चाहते हो। उन्होंने कहा, अभी सीएम ने हालांकि बाद में पलट के उसका जवाब भी दिया, अभी से थोड़ी देर पहले ही, जब वो शाहपुर पहुंचे तब। तो मेरा मूल सवाल यही है कि रणभूमि जैसा ऐसे दिखता है कि जब प्रदेश अध्यक्ष केम कर रहा है, इतने ज्यादा और इतने फ्रिक्वेंटली, मैं 28 सीटों में जाते मैं नहीं देख रहा हूं। पवन जी भी बड़े एक्टिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी नहीं देखा होगा कि इतने बड़े बड़े नेता आपके जाके वहां कैंप कर रहे हो। नहीं, देखिए, आज राजनाथ सिंह जी भी थे मध्य प्रदेश में, और इसके अलावा भी हमारे वरिष्ठ नेता जो है वो लगातार दौरे कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा भी उसी में से है। हाँ, ये एक सही बात है कि हम छिंदवाड़ा पिछले कई वर्षों से नहीं जीते थे, तो हमारा फोकस उस पर कुछ प्रतिशत ज्यादा है। पर हम ये कहें कि हमने सारी ऊर्जा छिंदवाड़ा में लगा रखी, तो ऐसा नहीं है। मैं ये पहले ही कह चुकी हूँ कि छिंदवाड़ा हमारी प्रायोरिटी पर है, लेकिन हर सीट भी उतनी ही प्रायोरिटी पर है। और मैं समझती हूँ कि आज कमलनाथ जी का वहां कुछ नहीं बचा है, जनता उनसे त्रस्त हो चुकी है। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि कोरोना काल में रेमडेसिविर और ये और वो उनको कमी नहीं हुई, वहां की पब्लिक को किसी तरीके से जूझना नहीं पड़ा, तो वो सारी व्यवस्था किसने की थी? मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने की थी। आज कोरोना की वैक्सीन की यदि निर्माण 1 साल में कर दिया गया, तो मोदी जी के कुशल नेतृत्व में कर लिया गया। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम इतनी बड़ी त्रासदी से निकले, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ भारतीय जनता पार्टी सरकार का रहा, मोदी जी की नीतियों का रहा। आप उसमें अपने पेट नहीं थपथपा सकते हैं। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हमने जिस तरीके से कोरोना से लड़े हैं, क्योंकि कोरोना वाली बात आई तो मेरा उस पर जवाब देना बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा कि क्यों आप विषयांतर कर रही हैं। मैं समझ गया आपकी बात, जवाब इसी पे ले लेते हैं। फिरोज जी का जवाब ले लेते हैं एक बार। फिरोज जी, ये बात सही है कि वो कह रहे हैं कि भाई ये तो बीजेपी से क्रेडिट की तरह लेती है कि भाई कोविड का वैक्सीन अगर बनाया तो उन्होंने। इसमें मैं एक सवाल ऐड ऑन कर देता हूं कि मैं देख रहा हूं बड़े माइन्यूटली कमलनाथ जी के भी बयान को, नकुलनाथ जी के बयान को, बीते कुछ दिनों से जब से ये भगदड़ शुरू हुई है आपकी पार्टी में, वहां के लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तब से वो बहुत भावुक विषयों पर बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भाई बुजुर्ग जो हैं वो जानते हैं, नए लड़के नहीं जानते होंगे कि यहाँ रोड कैसी थी, मैंने कराया। ये जो इमोशनल कनेक्ट करने की वजह, क्या उनको भी कुछ संशय या डर हो रहा है, ये जो लोग भाग रहे हैं उससे?
इमोशनल कनेक्ट तो उनका है ही लोगों से, उनका एक भावनात्मक जुड़ाव ही है लोगों से। और वो सही बात कह रहे हैं कि मैंने क्या काम किया है और आपकी क्या सेवा की है, ये तो बताना उनका फर्ज है और उनको बताना चाहिए लोगों को। हम तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं कि ये जिस विदिशा में ये बैठी हैं मंजरी जी, वो विदिशा क्या है छिंदवाड़ा जैसा? जरा आप देख के तो आइए, आपके विदिशा में कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, और आप छिंदवाड़ा देख के आइए कि क्या फ्लाईओवर है वहां का। अरे एक मिनट मंत्री जी, आऊंगा आपकी बारे में यही सवाल का जवाब भी लूंगा और मैं कुछ एड ऑन भी कर वहां का दूंगा। पुल बना पहले ले लेते हैं, हाँ बताइए। ये आपकी स्थिति है, आपका रेलवे स्टेशन देखिए कि आपकी क्या स्थिति है। शिवराज जी से लेके अटल बिहारी वाजपेयी तक सब चुनाव लड़के चले गए हमारे विदिशा से, और वो हमारे विदिशा का क्या हाल किया आपने वो देख लीजिए आप की क्या हालत है, और उनके छिंदवाड़ा की हालत देख लीजिए, साथ ही है ना। तो आप देखिए कि छिंदवाड़ा में कितना विकास हुआ, वहां आपको फ्लाईओवर देखने मिलेगा, आप वहां का रेलवे स्टेशन देख लीजिए, वहां स्टेडियम देख लीजिए, वहां यूनिवर्सिटी देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आपको क्या देखना है वहां वो देख सकती हैं आप। तो ये छिंदवाड़ा का काम है। उन्होंने कहा कि चारों तरफ से मैंने हाईवे निकाल दिए छिंदवाड़ा में, तो छिंदवाड़ा में उन्होंने काम किया है, लोगों को पर्सनली कनेक्ट किया है। और जब वो मुख्यमंत्री थे, अगर कोई छिंदवाड़ा का आ जाए तो छिंदवाड़ा के आदमी का कोई काम कभी नहीं रुका। ये कमलनाथ जी की सेवा है, वो सेवा के नाम पे वोट मांग रहे हैं। सेवा के नाम पे वोट मांग रहे हैं। एक बार पवन जी को इन करता हूँ, फिर मंत्री जी कुछ बोलना भी चाह रही है। पहले पवन जी को इन करता हूँ, आऊंगा फिरोज जी, आऊंगा अभी तो वक्त है बहुत। पवन जी, एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जिस तरह से बीजेपी खींच रही है अपने लोगों को, जैसे आपने निष्ठा पे भी बात की, बहुत ऐसे लगा कि बहुत हाफ हार्टेडली गए जीतू पटवारी और उमंग सिंगार वहाँ पर नॉमिनेशन फाइल कराने। दीपक सक्सेना अभी पता नहीं है, अभी तक तो पता नहीं है, हो सकता है कल आ जाए तो बात अलग है कि बीजेपी में है, कांग्रेस में है, कहाँ है, किसकी तरफ है। तो क्या आपको लगता है कि इस स्थिति के बावजूद क्या कमलनाथ इतनी ताकत में है, इतनी पोजीशन में वहाँ पे हैं अभी कि बीजेपी को कैंप करना पड़े और सीएम जैसी बड़े पद को वहाँ पर जाके रहना पड़े रात में? देखिए प्रवीण जी, 2019 की बात करें, उस समय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। नकुल नाथ जब चुनाव लड़े तो वो महज 37-38 हज़ार से चुनाव जीत पाए थे। तो मुझे लगता है कि उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव छिंदवाड़ा में देखने को मिला था। अब अगर विधानसभा चुनाव की बात करें कि 7 की 7 सीटें जो है वो कांग्रेस जीती थी, तो उस समय एक माहौल बना था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमने और आपने किसी ने नहीं सोचा था कि लाडली बहना जो है या XYZ जो भी माहौल था, इतनी बम्पर बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन छिंदवाड़ा प्रॉपर में जो माहौल था जिले में कि कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार बन रही है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मुझे लगता है कि उस समय जो माहौल क्रिएट हुआ और उसके बाद तत्काल लोकसभा का उपचुनाव हुआ जो कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया था, नकुल नाथ का जो कम मार्जिन से चुनाव जीते, उसके बाद से मुझे लगता है कि नाथ परिवार के प्रति या भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में जो सरकार है उसकी लोगों में कहीं ना कहीं हलचल है, माहौल है। एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए मेरा। आज सीएम शाहपुर में है, आज सीएम शाहपुर में है छिंदवाड़ा के, और वो शाहपुर अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो कमलनाथ के साथ नहीं था लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में। तो ये माने हम कि बीजेपी वीकर सेक्शन पहले से तय कर रही है कि किला कहां कहां कमजोर है, वहां से तोड़ना शुरू करो, जैसे पुराने राजे महाराजे करते थे। जी प्रवीण जी, क्लस्टर प्रभारी हैं वहाँ के कैलाश विजयवर्गीय, और कैलाश विजयवर्गीय बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए रणनीति बना रहे पश्चिम बंगाल में, आपने देखा है। अब कैलाश विजयवर्गीय अगर छिंदवाड़ा जीतते हैं तो निश्चित रूप से उनके भी अंक बढ़ेंगे। आपको याद हो जब भारतीय जनता पार्टी का परिणाम आए थे विधानसभा के, तो शिवराज जी सबसे पहले छिंदवाड़ा पहुंचे थे कि उनका जो है विजन है कि हमें जो है छिंदवाड़ा लोकसभा जीतना है। इसके पहले प्रहलाद पटेल भी चुनाव हार चुके हैं 2004 में कमलनाथ जी से। तो ये सारे लोग अब इकट्ठे हो गए हैं, और शिवराज जी को अगर छोड़ देते हैं तो वो सारे लोगों ने मिलके कैलाश जी, प्रहलाद पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, तो मुझे लगता है कि अब कुल मिलाकर कमलनाथ या नाथ परिवार को पूरी चारों तरफ से घेर लिया है, और रणनीति हमें लगता है कामयाब होती दिख रही है। जिसके सिटिंग मतलब आप समझिए कांग्रेस का विधायक आके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेता है, उसको ये भी चिंता नहीं है कि अभी हमें 4 साल है, अगला उपचुनाव हम जीते नहीं जीते,
फिर उसके बाद मेयर भी आ जाता है। तो मुझे जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी उस वर्तमान परिस्थितियों में छिंदवाड़ा में बहुत मजबूत स्थिति में है। एक बार मंत्री जी बहुत देर से जवाब नेता, देना चाहती थी, उनके तरफ चल देते हैं। मंत्री जी एक सवाल भी और मेरा ले लीजिए कि दिग्विजय सिंह का बयान आज की इस चर्चा का एक हिस्सा वो भी है, अभी भी वो कह रहे हैं कि ईवीएम वाला जो मसला है उसके कारण जीत जाते हो आप लोग, और जो आप जवाब देना चाहती थी बहुत देर से वो भी बोल दीजिए। जी देखिए, ईवीएम कांग्रेस ही लेकर आई थी, और दूसरा अब ये कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी को भी डर सता रहा है कि वो हार की कगार पर है, तो पहले से वो ईवीएम पर उन्होंने ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। तो ये तो कांग्रेस की आदत में है। दूसरा जो सिद्दीकी जी कह रहे थे विदिशा के बारे में, क्योंकि मैं विदिशा से आती हूँ तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि विदिशा का जो विकास हुआ है वो आपको देखने आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे चारों तरफ रिंग रोड बन गया है। जिस विदिशा से भोपाल तक जाने में हमको कार से 3.5 घंटे लगते थे, आज हम 45 मिनट में पहुंचते हैं। और सिर्फ विदिशा की बात नहीं करती हूँ, मध्य प्रदेश में 2003 के पहले 60,000 किलोमीटर टूटी फूटी सड़कें हुआ करती थी। आज 4.5 लाख किलोमीटर सड़कें जो बन गई हैं, जिन पर सरपट गाड़ियां दौड़ती हैं। अगर हम किसी गांव के अंदर भी जाते हैं तो सीमेंट कंक्रीट की रोड होती है, जिस पर हम छोटी सी गाड़ी भी ले जाकर, अगर 800 भी है तो जाकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। हमें कहीं 2 कदम पैदल भी नहीं चलना पड़ता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासनकाल में हुआ है। और पूरे देश की यदि हम बात करें तो प्रवीण जी आप भी बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि पहले देश की क्या हालत थी, सड़कों की क्या हालत थी, और आज सड़कों की क्या हालत है। कितने पुल बन गए हैं, कितने हाईवेज बन गए हैं, और कितने किलोमीटर, लाखों किलोमीटर आज हम सड़कें बनाते जा रहे हैं, और डेली हजारों किलोमीटर सड़कें बन रही है। फिरोज जी करते हैं, अब फिरोज जी करते हैं। मंत्री पूरा वक्त दिया आपको इस सवाल में भी। फिरोज जी 2-3 चीजें हैं। एक तो आज आपके खिलाफ निर्वाचन आयोग पहुंचा है बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, आपके यानी कांग्रेस से नकुल नाथ जी के खिलाफ, और कहा कि आप कमलेश शाह को गद्दार और बिकाऊ कह रहे हो, ये गलत बात है, ये अपराध है, चुनाव के दौरान कही गई बात। और दूसरा बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि ट्राइबल के लिए जो आपने कुछ नहीं किया तो इसीलिए सारे ट्राइबल जो हैं वो अब छोड़ रहे हैं कमलनाथ जी के साथ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं वो कि ट्राइबल के लिए हमने कुछ नहीं किया। तो बीडी शर्मा जी बता दें कि उन्होंने ट्राइबल के लिए क्या किया। वो भारतीय जनता पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड रखे ना भाई। अब तो 20 साल हो गए आपके, और 10 साल आपकी मोदी सरकार को हो गए। मंजरी जी तो इतना ही बता पाएंगी, जो कांग्रेस की बनाई हुई सड़कें थी उस पर हमने डामर चढ़ा दिया, बस इतना ही बता पाई वो, इससे ज्यादा बता ही नहीं पाई वो। उनका पुल बड़ी मुश्किल से बना बेतवा का, ये हालत थी उनके बेतवा के पुल की। ठीक है, 3rd लाइन जो डली है, अब रुक जाइए आप, मंजरी सुन लीजिए, देखिए आपके वक्त वो सुन रहे थे, मंजरी सुन लीजिए, फिर शोर हो जाता, सुन लीजिए प्लीज साहब। जो रेलवे लाइन की 3rd लाइन डली है विदिशा में, वो भी कांग्रेस ने डाली है। तो काम तो कांग्रेस की ही सरकार करके गई है वहां विदिशा में। तो भारतीय जनता पार्टी तो अब बातें हम कहते हैं ना, तुम आओ वहां जाके छिंदवाड़ा में लोगों को बताओ कि आओ हमारा विदिशा देखो। कमलनाथ जी तो कहते हैं कि आओ मेरा छिंदवाड़ा देखो। तो आपके साथी क्यों नहीं, मंत्री माफ कीजिए सप्लीमेंट्री लेता हूं, आपके साथी क्यों नहीं देख पा रहे फिरोज जी, क्यों जा रहे हैं फिर वो छोड़ के? मान लीजिए सब कुछ गुड़ी कर दिया, तो फिर ये कमलेश शाह या जो आज मेयर आए या जो और बाकी के लोग आए या दीपक जी आए या सैयद जाफर आए, इनको तो देखना चाहिए, मूल निवासी हैं ये लोग अगर छिंदवाड़ा के। तो देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे हथकंडे हैं। केजरीवाल क्यों अंदर है, हेमंत सोरेन क्यों अंदर है, के कविता क्यों अंदर है, सबको पता है कि अगर इनकी बात नहीं मानी तो अंदर ही जाना है। मतलब आप इस देश में नैतिकता नाम की चीज नहीं बची है। क्यों छोड़ के जाएगा कमलेश शाह, क्यों सैयद जाफर छोड़ के जाते, या विक्रम आके को इन्होंने धमकाया बुला के कि या तो आ जाओ, नहीं है तो अभी जिस दिन आचार संहिता हटेगी उस दिन मेयर नहीं रहोगे। रुक जाइए अरे रुकिए तो। और कोई भी पार्टी हो, जो पार्टी 20 साल, फिर मैं कहूंगा कि 20 साल के राज्य में रही, 10 साल केंद्र में रही, और उसके पास मुद्दे नहीं है, वो इस बात पर डिपेंड कर रही है। ठीक है फिरोज जी, मैं पवन जी के मंत्री जी प्लीज जाऊंगा, अभी एक क्लोजिंग का वक्त है मेरे पास, एक क्लोजिंग रिमार्क का। पहले पवन जी के पास जाते हैं। पवन जी, यही सवाल का थोड़ा सा अलग से विस्तारित करके आपकी तरफ आता हूं कि 28 सीटों पर बीजेपी ऐसे लग रहा है कि जैसे निश्चिंत है। आप देखिए कि जो भी आक्रामकता और जो भी तैयार, दिग्विजय सिंह को वैसे गिरने की कोशिश नहीं हो रही जैसे कमलनाथ को गिरने की हो रही। इसे कैसे देखते हैं आप?
देखिए प्रवीण जी, 28 सीटें का भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से थी और केवल छिंदवाड़ा एक नाक का सवाल थी, जो बार बार वो कहते हैं कि हमें एकमात्र जो है छिंदवाड़ा जीतना है और 29 कमल के फूलों का हार मोदी जी को भेजना है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने शुरुआत से जो लक्ष्य रखा है वो छिंदवाड़ा रखा है। आप जो राजगढ़ की बात कर रहे हैं, रोडमल नागर और दिग्विजय सिंह की आमने सामने चुनाव है। 2019 के चुनाव में दिग्विजय सिंह केवल इसलिए राजगढ़ से चुनाव नहीं लड़े कि अगर वहां से चुनाव हार जाते तो हमें लगता है कि उनकी ज़्यादा फजीयत होती। तो ऐसी परिस्थितियां जो बार बार निर्मित हो रही हैं, तो ये जो छिंदवाड़ा जो बार बार बात कर रहे हैं, इस बार छिंदवाड़ा के लिए इन्होंने फोकस किया और शुरुआत से विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही शिवराज सिंह ने जो वहाँ पर डेरा डाला, तब से ही लग रहा था कि छिंदवाड़ा भी जीतेंगे। आपको याद हो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की पुरानी फोटो को वायरल किया गया, वास्ता दिया गया कि हमारे ऊपर बहुत अच्छे संबंध हैं, आप लोग छिंदवाड़ा के उसमें ना उलझें। लेकिन मुझे लगता है कि अब तो जो है जैसे उनके लोग, करीबी लोग जो छोड़ के भाग रहे हैं, तो छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में माफ कीजिए, मैं आगे ले जाता बहस को, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। मुझे यहीं पर तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल बड़ा है जिससे हमने बात की शुरुआत की थी, और दोनों सिक्के के दो पहलू की तरह है कि क्या बीजेपी अभी तक उस तरह से कमलनाथ को कमजोर नहीं कर पाई जैसी वो उम्मीद कर रही थी, या फिर कमलनाथ बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं और बीजेपी पूरी आक्रामकता के साथ उनके किले में प्रवेश कर गई है। इन दोनों खड़े सिक्के को का अर्थ अगर आपको समझना है तो चुनाव के नतीजे तक इंतजार करना पड़ेगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए, तब तक BSTV।